हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्धम क्लासेस। कैसे हैं आप? आशा है सब मस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ। ये आपका अनसोल्ड चल रहा है राजीव प्रकाशन का 2023 सेट नंबर 6 2022 822 बीए। देखिए ये सेट 822 बीए और आप किसी और अनसोल्ड में भी देख सकते हैं, केवल आपको देखना है 822 बीए। ठीक है, इस सेट के 4 क्वेश्चन आपको कराए जा चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए हम इसको किस तरह से अपरिमेय संख्या दिखाएंगे। चलिए तो लेंगे, सबसे पहले मान लेंगे इसको। माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। क्या है भाई? एक परिमेय संख्या है। 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या वे संख्याएं होती है जिनको P/Q के रूप में लिखा जाता है या A/B के रूप में लिखा जाता है। तो लिखेंगे, या लिखिए, इसलिए 2 + √3 बराबर किसके हैं? A/B के। A/B के, जहां A और B सहअभाज्य पूर्णांक है तथा ये जो B है, B ≠ 0। ठीक है, जहां A और B सहअभाज्य पूर्णांक है तथा B ≠ 0। ठीक है, A/B के रूप में जो संख्या लिखी है वो क्या है? परिमेय संख्या। तो अब हमें क्या करना है? √3 बराबर इंप्लाइज दैट √3 बराबर ये जो 2 है, ये 2 उठा करके हम इधर ले जाएंगे। √3 बराबर A/B माइनस का 2, A/B माइनस 2। तो अब यहां लिखेंगे जहां A/B तथा 2 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है और इनका अंतर देखिए, जहां A/B तथा 2 परिमेय संख्या है और इनका अंतर क्या? A/B माइनस 2। A/B माइनस 2 भी परिमेय संख्या होगा। A/B भी परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या होगा या होगी। ठीक है, होगी लिख लीजिए। इनका अंतर भी A/B माइनस 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। तो जब ये एक परिमेय संख्या है तो इसके सामने वाले √3 भी क्या लिखेंगे? एक परिमेय संख्या लिखेंगे। तो लिखेंगे तब √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। तब √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्रकट होता है। विरोधाभास प्रकट होता है।
ठीक है, जिस कारण हमारी कल्पना गलत है, जिस कारण हमारी कल्पना गलत है। ठीक है, जिस कारण हमारी कल्पना गलत है। तो यहां लिखेंगे अतः √3 एक, अतः √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तब 2 + √3 भाई अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या। अर्थात 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये बात हमें इसमें सिद्ध करनी थी। ठीक है, अब हम 5 का ख पॉइंट पढ़ेंगे। यदि cos θ बराबर 4/5 तो sin θ cos θ प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए दिया क्या है, cos θ बराबर दिया है 4/5। तो cos θ से हमें मान निकालना है किसका, sin θ का निकालना है और tan θ का मान निकालना है। तो आपने एक सर्वसमीका पढ़ी होगी, यहां लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये क्या है, एक सर्वसमीका है से। ठीक है, तो सर्वसमीका हम sin थीटा का sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना है भाई, cos थीटा का मान है 4/5, 4/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया जी sin स्क्वायर थीटा। अब 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, तो 16/25 बराबर हो गया 1। तो 16/25 उठाकर आप इधर ले जाएंगे, इधर जाकर हो जाएगा ये कैसा, माइनस का। तो 1 - 16/25, 1 - 16/25। तो sin स्क्वायर थीटा बराबर किसके, यहां में एलसीएम ले लूंगा कितना हो जाएगा 25, और 25 - 16, 25 - 16 कितना हो गया जी, 25 में 16 घटा दिया 9, तो 9/25। ठीक है, तो sin स्क्वायर थीटा बराबर किसके है, 3/5, 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसका वर्गमूल ले लेंगे, वर्गमूल मतलब अंडर रूट चढ़ा दीजिए, वर्ग से रूट कैंसिल हो। तो sin थीटा बराबर हो गया जी 3/5। sin थीटा का मान कितना हो गया, 3/5। cos थीटा का मान है ये, तो sin थीटा cos थीटा तो हो गया। अब आप tan थीटा का मान निकाल लीजिए। तो tan थीटा क्या होता है भाई, tan थीटा होता है sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा। तो sin थीटा का मान कितना, 3/5। cos थीटा का मान कितना है, cos थीटा का मान है आपके पास में जी 4/5। cos थीटा का मान क्या है, 4/5। तो cos थीटा का मान 4/5 रखेंगे, 5 से 5 कैंसिल, तो कितना बचा 3/4। तो tan थीटा का मान 3/4। नाउ अब हमें मान निकालना है इसका। रखिए sin थीटा cos थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसका मान निकालना है। sin थीटा का मान क्या है, sin थीटा का मान है जी आपका, sin थीटा का मान है 3/5। क्या है sin थीटा का मान, 3/5। तो रखिए 3/5। cos थीटा का मान है 4/5, cos थीटा का मान क्या है 4/5। चलिए 4/5 हो गया। अब tan थीटा का मान है 3/4, 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये होगा 4 × 12 और 5 × 25। अभी कितना होगा, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16।
इनका मैं एलसीएम ले लूंगा, 16 की 12 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा जी 192, और 25 की 9 बार 25 निमा हो जाएगा 225, 225। 25 की अगर 16 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 400। इनको जोड़िए आप, नीचे तो हो गया 400, एलसीएम 400, 5 और 2 हो गया 7, 9 और 2 कितना हो गया? 11, 1 हो गया, ठीक है। 3 1 4, सॉरी 2 1 3 1 4, तो 417, तो 417 बटे 400 इंप्लाइज दैट 417 बटे 400 इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अब हम 5 का क्या पॉइंट देखेंगे। 5 के क्या पॉइंट में दिया है, यदि बिंदु A0, 0B और 1 - 1 समरेख हैं तो सिद्ध कीजिए 1/a - 1/b बराबर 1, ठीक है। ये बात हमें इसमें सिद्ध करनी है। देखिए हम इसको किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले तो जो आपको पॉइंट दिए हैं आप इनको x1 y1 मान लेंगे। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया जी x2, ये y2, ये x3, ये y3, x3 y3। अब आप इसमें समझेंगे, ये बोल रहा है कि समरेख है, ये तीनों बिंदु क्या है? समरेख है। तो सिद्ध कीजिए, ये बात सिद्ध करनी है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो तो तीनों बिंदु क्या होते हैं? समरेख। समरेख का मतलब एक ही रेखा में होते हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, यहां लिखिए, सबसे पहले यहां लिखिए, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो तो तीनों बिंदु समरेख होते हैं, तीनों बिंदु समरेख होते हैं। तीनों बिंदु क्या होते हैं? समरेख होते हैं। चलिए अब आप त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर रखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर किसके? 0 के। चलिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे, 1/2 x1 y2 - y3, ठीक है। अब x2 y3 - y1 और x3 y1 - y2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप x1 y1 x2 y2 x3 y3 के मान इसमें पुट कर दीजिए। तो 1/2, x1 का मान है जी a, x1 का मान क्या है? a, y2 का मान है b, y2 का मान है b, y3 का मान है 1, y3 का मान है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस की माइनस मल्टीप्लाई प्लस, तो x2 का मान क्या है? x2 का मान है 0, y3 का मान क्या है? -1, y1 का मान है 0, x3 का मान क्या है? 1, y1 का मान है 0, y2 का मान क्या है? b इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। 1/2 a की b में मल्टीप्लाई कर दी, ए बी प्लस का ए बी प्लस ए, ये क्या हो गया? 0 की टोटल मल्टीप्लाई कर दी 0, ठीक। अब 1 की 0 में मल्टीप्लाई कर दी 0, 1 की b में मल्टीप्लाई कर दी माइनस का b इज इक्वल टू 0। तो 1/2 ये होगा जी ए बी प्लस का ए, ये 0 तो है ही, 0 तो खत्म, 0 ए में 0 जोड़ दूंगा तो ए ही बचेगा, माइनस का बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। आप क्या करेंगे? 1/2 की इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, करिए। तो ए बी प्लस का ए माइनस का बी बराबर 0, ठीक है। तो ए बी प्लस ए माइनस बी बराबर 0। तो अब हमें क्या करना है? आप करेंगे ए बी
आप इस b को उठा करके इधर ले जाएंगे, ये वाला b उधर जाके प्लस का हो जाएगा, a माइनस का हो जाएगा, तो b माइनस a। तो अब ये a b इसके नीचे ले आएंगे आप, 1 बराबर b माइनस a अपॉन ए बी, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू, अब b अपॉन ए बी क्या हो गया, b अपॉन ए बी माइनस का a अपॉन ए बी, ठीक है। b से b कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 इज इक्वल टू, ये क्या बचा 1 अपॉन a और माइनस का 1 अपॉन b, ठीक है। तो इंप्लाइज दैट हमें सिद्ध करना है 1 अपॉन a, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन a माइनस का 1 अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो ये वाली बात हमें इसमें सिद्ध करनी थी, प्रूव हो गया, ठीक है। देखिए इस तरह देखेंगे 5 का गैप पॉइंट, ये कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता सारणी से f का मान ज्ञात करो यदि विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का माध्य 25 है। तो हमें इसमें समांतर माध्य 25 दिया है, ये प्राप्तांक दिए हैं 0 से 10 में 6 है, और 10 से 20 में विद्यार्थियों की संख्या f है, और 20 से 30 में विद्यार्थियों की संख्या 6 है, 30 से 40 में 10 है, 40 से 50 में विद्यार्थियों की संख्या 5 है। तो ये बोल रहा है इस f का मान ज्ञात कीजिए, इस f का मान हमें निकालना है। तो प्राप्तांक दिया है, विद्यार्थियों की संख्या दी है। देखिए इतना क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इससे आगे हम इसको बढ़ाते हैं। तो विद्यार्थियों की संख्या को हम f से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, f से, ठीक है। अब प्राप्तांक दिया है, अब हम निकाल लेंगे इसका माध्यमान, क्या निकाल लेंगे, मध्यमान, मध्यमान x, क्या रखेंगे, मध्यमान को हम x से रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए भाई ये आपका मध्यमान हो गया, ठीक है। 0 और 10 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 का आधा कितना 5, ठीक है। 10 और 20 दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 30, 30 का आधा कितना हो जाएगा 15, 20 और 30 दोनों को जोड़ेंगे तो 50, 50 का आधा कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25, 30 40 दोनों को जोड़ेंगे 70, 70 का आधा कितना हो गया 35, कितना हो गया 35, 40 और 50 दोनों को जोड़ेंगे 50, 90 हो गया, 90 का आधा हो गया 45, कितना हो गया 45। अब देखिए इसमें हम किसी को कल्पित माध्यम मतलब a मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे a हमने रख दिया। अब हमें निकालना है विचलन d, क्या निकालना है विचलन d, विचलन d। तो d कैसे निकलता है, x में से आप a घटा देंगे, x माइनस a। चलिए भाई x माइनस हम a घटा लेंगे, हमने क्या मान लिया इसमें बीच वाली संख्या को a मान लिया। अब हमें क्या करना है, इन x में से सब में से a घटा देंगे। देखिए 5 में से 25 घटा दे, ये हो गया माइनस के 20। अब 15 में से 25 घटाऊंगा माइनस के 10। अब 25 में से 25 घटाऊंगा 0, 35 में से 25 घटाऊंगा प्लस का 10, और 45 में से 25 घटाऊंगा प्लस का 20, ठीक है। अब ये हो गया विद्यार्थियों की संख्या f, विचलन हो गया d। तो f और d की आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, f और d की आप मल्टीप्लाई करिए। चलिए हमने f और d की मल्टीप्लाई कर दी, करिए f और d की मल्टीप्लाई। तो 6 की आप 20 में मल्टीप्लाई करेंगे 120 हो गया, माइनस का 120। अब ये हो गया माइनस के 10f, माइनस के 10f। अब 6 की 0 में मल्टीप्लाई कर दी, कितना हो गया 0, और 10 की 10 में मल्टीप्लाई कर दी, कितना हो गया 100, प्लस का 100। अब 5 की 20 में मल्टीप्लाई कर दी, प्लस का 100, ठीक है। चलिए जी अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है विद्यार्थियों की संख्या f। क्या है विद्यार्थियों की संख्या f, तो ये विद्यार्थियों की संख्या f को हम सिग्मा f से रिप्रेजेंट करेंगे। लिखिए योगफल, 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 इसको हम लिखेंगे सिग्मा f, सिग्मा f। सिग्मा f क्या हो जाएगा भाई, समझेंगे। ये हो गया 6, 6 6 12, 12 और 10 कितना हो गया 22, 22 और 5 27, तो 27 प्लस f, 27 प्लस f। अब इसको यहां तक लाएंगे। अब हम लेंगे सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी। तो सिग्मा एफ डी क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ डी हो जाएगा जी हमारा
देखिए ये तो है माइनस का 120, माइनस का 120 और माइनस के 10f, माइनस के 10f। 100 और 100 कितना हो गया, 200 हो गया। कितना हो गया भाई, प्लस का 200। ठीक है, अब ध्यान देंगे 200 में से 120 घटाऊंगा कितना हो जाएगा, 80, और 80 माइनस के 10f हो गया, 80 माइनस 10f। तो अब हमें क्या करना है, इतना काम हमारा हो गया, f हो गया और सिग्मा fd हो गया। देखिए भाई जगह कम होने की वजह से मुझे थोड़ा इसको रफ करना पड़ेगा, रफ करके मैं अभी बता रहा हूं इसको, ठीक है, किस तरह करेंगे। चलिए मैं यहां से इसको थोड़ा रफ कर लूं। चलिए अब हमें निकालना है समांतर माध्य। समांतर माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। अब समांतर माध्य क्या दिया है, 25। कितना दिया है भाई, 25। समांतर माध्य आपको दिया है 25। ए क्या है, ए भी हमारा 25 है, ए भी 25 हो गया। अब सिग्मा एफ डी क्या आया, सिग्मा एफ डी आया है जी हमारा 80 माइनस 10f, 80 माइनस 10f। सिग्मा एफ है 27 प्लस एफ, 27 प्लस एफ। ठीक है, इस वाले 25 को उठाकर आप इधर लाएंगे, इधर आके माइनस का होगा, 25 माइनस 25 इज इक्वल टू 80 माइनस के 10f अपॉन में किसके 27 प्लस एफ। 25 में से 25 घटा दे कितना होगा, 0। तो 0 बराबर 80 माइनस के 10f बटे 27 प्लस एफ। इसकी से मल्टीप्लाई करो 0, कितना हो गया भाई, 0। ठीक है, ये हो गया 0। अब ये हो गया 80 माइनस के 10f, 80 माइनस 10f, यहां से रफ करें। ठीक है, अब ये माइनस का 10f उठाकर इधर लाएंगे, इधर आके कैसा हो जाएगा, प्लस का 10f बराबर 80। तो f बराबर 80 बटे 10, 10 से 80 को काट दिया मैंने 8 बार। ठीक है, तो इंप्लाइज दैट f बराबर किसके हो गया भाई, f बराबर हो गया जी 8, f बराबर 8, f बराबर 8 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 6 का क्या पॉइंट। एक लंबवृत्त बेलनाकार ठोस के आधार और शिखर दोनों और अर्धगोलाकार है। बेलनाकार भाग का व्यास 14 सेंटीमीटर और कुल ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। ठोस का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए और जहां पाई का मान 22/7 का प्रयोग कीजिए। देखिए हम इसको किस तरह करेंगे, समझेंगे। हमारे पास में क्या है, एक लंबवृत्त बेलनाकार ठोस के आधार और शिखर दोनों अर्धगोलाकार है। मतलब एक बेलनाकार भाग है हमारे पास में कोई, ये बेलनाकार भाग है, समझेंगे, ये बेलनाकार भाग है कोई। इसका जो ठोस, जो ऊपरी और निचले वाला भाग, ऊपर का और नीचे वाला भाग कैसा है, अर्धगोलाकार है। क्या है भाई, अर्धगोलाकार है। ठीक है, क्या है, अर्धगोलाकार है। बेलनाकार भाग का व्यास 14 सेंटीमीटर है। बेलनाकार भाग का व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। कितनी है, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर इसकी टोटल की ऊंचाई है। ठीक है, चलिए जी, इसकी ऊंचाई होगी 30 सेंटीमीटर। अब आप समझेंगे, सबसे पहले दिया है आपको क्या, आपको दिया है बेलनाकार भाग का व्यास। क्या दिया है, बेलनाकार भाग का व्यास। तो यहां देखिए बेलन के आधार का व्यास, बेलन के आधार का व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर। व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर। अब हमें निकालनी है त्रिज्या। त्रिज्या r बराबर कितनी हो जाएगी, 14/2 बराबर किसके, 7 सेंटीमीटर। भाई त्रिज्या होगी किसकी, बेलन की त्रिज्या। ये है बेलन की त्रिज्या r, बेलन की त्रिज्या r बराबर 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है ये जो है ना, इसके आधार और शिखर दोनों क्या है,
समान है। तो अब हम करेंगे यानी कि अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या किसके बराबर है? अर्धगोले की त्रिज्या बराबर है किसके? बेलन की त्रिज्या के। बेलन की त्रिज्या, तो अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर, बेलन की त्रिज्या कितनी है? 7, तो r बराबर 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, अब आप समझेंगे ये वाली डिस्टेंस है, ये कितनी है भाई? 7 सेंटीमीटर। कितनी है ये? 7 सेंटीमीटर। बोल रहा है ना आधार और शिखर, ये तो हो गया शिखर, ऊपर वाला क्या है? ये शिखर है, और ये भी कितना है? ये आधार है। ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 30 सेंटीमीटर। अब मान लीजिए ये ऊंचाई h है। क्या है ये ऊंचाई? ये ऊंचाई वही हमने h मान ली। क्या है ये ऊंचाई? h। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? बेलन की ऊंचाई आप निकाल लीजिए। तो निकाल लेंगे बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई h बराबर, बेलन की ऊंचाई h बराबर, देखिए ये ऊंचाई h है, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस h, तो 30 में से आप ये दोनों सिरों के, जो ऊपर वाला सिरा और नीचे वाला सिरा, यानी कि ये आधार है और शिखर, दोनों की डिस्टेंस कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। तो 7 और -7, आधार और शिखर दोनों घटा देंगे, तो 30 - 14 हो जाएगा, तो ये होगा 16 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कितनी होगी भाई? 16 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई h बराबर 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है ठोस का संपूर्ण पृष्ठ। तो लिखेंगे, देखिए इसलिए ठोस का संपूर्ण पृष्ठ, ठोस का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है? ये होता है आपका, यानी कि दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ, दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ, और प्लस दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ हो गया, प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ। ये जो दोनों है इन दोनों का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ मतलब 2 गुना अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोलों मतलब 2 गुना अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। अब यहां ध्यान देंगे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है जी 2πr² प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πrh, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πrh। तो यहां से मैं 2πrh बाहर निकाल लूंगा, 2πr अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहां से 2πr हमने बाहर निकाल दिया, तो कितना बचेगा? देखिए 2r, ये बचेगा 2 और r, 2πr बाहर जो लगा यहां से हो गया 2πrh। ठीक है, चलिए अब इनकी वैल्यू लगा दूंगा मैं, इनकी वैल्यू लगा लीजिए आप, रखिए 2 गुना पाई का मान क्या है जी? 22/7, पाई का मान 22/7, r का मान कितना है? r का मान है 7, त्रिज्या r है 7, त्रिज्या r कितनी होगी? 7। समझो, अब 2r, r का मान है 7, h का मान कितना है? 16, h का मान कितना है? 16, 7 से 7 कट गया, तो 22 दूनी कितना होगा? 44, 22 दूनी 44, 7 दूनी 14 प्लस 16, 14 प्लस 16, तो ये कितना होगा? 44, 14 और 16 कितने हो गए? 30, 14 16 30, 30 की 44 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? 4 × 12,
4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13, ठीक है भाई। 4 तिया 12 का 2 का, 4 तिया 12 1 13, तो 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये आंसर आपकी किताब में मैच नहीं, मतलब अनसोल्ड में मैच नहीं कर रहा, तो इसका आंसर 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 6 का ख पॉइंट देखिए, चित्र में त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एपीक्यू है। ये त्रिभुज एबीसी एपीक्यू क्या है, ये समरूप त्रिभुज है, ठीक है, सिमिलर है। यदि बीसी बराबर 8 सेंटीमीटर, बीसी बराबर कितना दिया है भाई, बीसी बराबर दिया है जी 8 सेंटीमीटर, किसके बराबर दिया है बीसी, 8 सेंटीमीटर, चित्र दिया है। पीक्यू बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर, पीक्यू कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, पीक्यू दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, पीक्यू हो गया 4 सेंटीमीटर। बीए कितना है, बीए है 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर। तो हमें एपी कितना दिया है, एपी का मान दिया है 2.8 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें AQ और CA का मान निकालना है, CA और AQ का मान निकालना है। तो देखिए इसमें क्या दिया है, देखेंगे दिया है क्या दिया है, त्रिभुज ABC तथा APQ, त्रिभुज ABC तथा APQ समरूप है। क्या है भाई, समरूप है, ठीक है। ये त्रिभुज ABC तथा APQ समरूप है। तो तब दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं और कोण बराबर होंगे, कोण बराबर होंगे। देखिए अब हमें क्या करना है, आप चित्र से देखेंगे संगत कोण और भुजाएं बराबर होंगे। इसमें देखिए CA बटे AP, तो लिखेंगे चित्र से CA बटे AP हो गया, CA बटे AP। अब यहां लिखेंगे BA बटे AQ, लिखिए बराबर है BA बटे AQ, ठीक है, BA बटे EQ लिख दिया, BA बटे AQ। अब ध्यान देंगे और दिया है BC बटे PQ, लिखिए बराबर BC बटे PQ। अब देखिए CA का मान, देखिए क्या है, CA का मान हमें निकालना है, तो CA बटे AP का मान कितना है, AP का मान है जी आपका 2.8 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर। BA का मान कितना है, BA का मान है 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर। AQ का मान हमें निकालना है, ये हो गया जी AQ। BC का मान कितना है, BC का मान है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, और PQ का मान है 4 सेंटीमीटर। अब आपको करना क्या है, इन दोनों को बारी बारी से इसके बराबर रख देंगे। एक बार तो मैं इसे इसके बराबर रख रहा हूं, यहां लिखिए नाउ, ठीक है, यहां लिखिए CA बटे 2.8 बराबर किसके, 8 बटे 4 के, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो CA बराबर 8 गुना 2.8 और बटे किसके हो गया जी 4। देखिए इससे हमने इसको 2 बार कैंसिल कर दिया, तो CA बराबर किसके हो गया, तो CA बराबर हो गया जी 2 गुना 2.8, 2 गुना 2.8,
और 28 दूनी 56 मतलब 5.6 सेंटीमीटर। तो सीए का मान हो गया जी 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बार तो इसको इसके बराबर रख दिया, एक बार हम क्या कर रहे हैं, इसको इसके बराबर रख देंगे। नाउ अगेन रखिए 6.5 को 6.5 बटे ए क्यूब बराबर किसके है, 8/4 के। ठीक है, चलिए अब हमें करना क्या है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, इसकी इसमें करो। तो 6.5 गुणा 4 6.5 गुणा 4 बराबर 8 गुणा ए क्यूब 8 गुणा ए क्यूब। अब ये हो गया 6.5 गुणा 4 बटे 8 बराबर किसके हो गया, ए क्यूब के हो गया। अब इस 4 से 8 को मैंने काट दिया 2 बार, तो ए क्यूब बराबर यहां लिखेंगे इंप्लाइज दैट ए क्यूब बराबर 6.5 बटे किसके हो गया, 2 के। 6.5 बटे 2, इस दशमलव को हटा करके नीचे में एक 0 लगा दूंगा। अब हमारे पास में हो गया 65। अब मैं 2 से 65 को भाग दूंगा, 2 से 65 को भाग देने पर आ जाएगा 32.5। कितना हो जाएगा, 32.5। इस 2 से 32 को मतलब 65 को भाग दूंगा 32.5। नीचे एक क्या बची हुई है, मतलब 10 है नीचे, एक दशमलव हटा करके मैं एक 0 नीचे लगा दूंगा, तो कितना हो गया, 325 बटे 100 हो गया। तो ये है जी ए क्यूब। अब 100 से मैं 325 को भाग दूंगा, तो ए क्यूब बराबर 100 से मैं भाग दूंगा 3.25 सेंटीमीटर। ए क्यूब का मान हो गया जी 3.25 सेंटीमीटर। तो ये मान हमें इसमें निकालना था। ठीक है, अब देखिए 6 का क्या पॉइंट देखते हैं। 6 का क्या पॉइंट है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है। तो संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो यहां लिखेंगे, देखिए तो यहां लिखिए माना दहाई का अंक मान लेंगे आप, दहाई का अंक, इसमें आप मान लेंगे दहाई का अंक। दहाई का अंक हमने मान लिया x। क्या मान लिया, दहाई का अंक x। ठीक है, और इकाई का अंक हमने मान लिया y। इकाई का अंक, इकाई का अंक हो गया y। ठीक है, अब ये कहा 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। क्या है, अंकों का योग 9 है। तो यहां देखिए अंकों का योग 9 है। अंकों का योग, अंकों का योग क्या है, वही 9 है। तो संख्या क्या है, x प्लस वाई बराबर 9। ये आपकी पहली कंडीशन बन गई। अब मूल संख्या क्या हो जाएगी, तो यहां लिखो मूल संख्या। मूल संख्या कैसे बनती है, ये हो गया 10x प्लस वाई। 10x प्लस वाई, x क्या है, दहाई का अंक है, y क्या है, इकाई का अंक है। मतलब दहाई की संख्या इस तरह से बनेगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो मूल संख्या ये होगी। अब वो बोल रहा है संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है। तो प्रश्न के अनुसार, तो रखिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार तो 10x प्लस वाई, तो रखिए 10x प्लस वाई। अब इसके अंक बदलिए आप, x के स्थान पे y करो, y के स्थान पे x करिए। तो ये होगा 10y प्लस x से कितनी अधिक हो जाती है, 27 अधिक हो जाती है प्रश्न के अनुसार। मतलब जो भी आपके पास में मूल संख्या है, मूल संख्या के अगर आप अंक बदलते हैं, x के स्थान पे y करते हैं, y के स्थान पे x करते हैं, तो संख्या कितनी अधिक हो जाती है, 27 अधिक हो जाती है। अब आप ये वाली संख्या उठाकर इधर लाए, तो 10x प्लस वाई, ये y उठाकर हम इधर लाए, इधर आके माइनस का हो गया, ये x इधर आकर के कैसा हो गया, माइनस का, बराबर किसके, 27। तो 10x में से x घटा दिया तो 9x, और y में से 9y घटा दिया माइनस के 9y,
बराबर किसके 27 के। पूरी इक्वेशन में 9 से भाग दे दीजिए तो क्या हो गया x माइनस वाई बराबर हो गया 3। ये हो गया जी सेकंड। ये इक्वेशन होगी फर्स्ट, ये होगी इक्वेशन सेकंड। तो अब हमें क्या करना है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों को हम जोड़ देंगे। तो जोड़िए, तो समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड को जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड को जोड़ने पर हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जोड़िए, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड। देखिए x प्लस वाई, लेफ्ट हैंड साइड में x माइनस वाई प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में 9 और ये हो गया 3, तो जोड़िए 9 प्लस 3 माइनस के y से प्लस का y, x और x हो गया 2x, 9 और 3 कितना हो गया 12, तो x बराबर 12/2, 2 से 12 को काट दिया 6, तो इम्प्लाइज दैट x बराबर हो गया जी 6। x बराबर कितना हो गया 6। अब x का मान आप समीकरण नंबर फर्स्ट में रख दीजिए, तो रखिए x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रखिए x है 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस 6, तो y बराबर कितना हो गया भाई 3। तो संख्या क्या हो जाएगी आपकी, मूल संख्या। तो यहां देखिए मूल संख्या है आपकी 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। x का मान कितना है जी 6, y का मान है 3, 10 छिका 60 और 3 कितना हो गया 60 प्लस 3 इज इक्वल टू 63 हो गया। तो मूल संख्या होगी आपकी 63, ठीक है। अब यदि इनके हम अंक बदल दें, देखो मूल संख्या है हमारी 63, यदि हम इनके अंक बदल दें 63 को हम लिखेंगे 36, तो इस वाली ये वाली संख्या मतलब 63 36 से 27 अधिक है, ठीक है। मतलब 63 के अगर हम अंक बदल दे तो क्या बन जाता है 36, और 36 में 27 जोड़कर 63 बनेगा, ठीक है। मतलब हमारा आंसर बिल्कुल राइट है। इस तरह करेंगे। अब हम देखेंगे 6 का गहरा पॉइंट। एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है। पृथ्वी तल से किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिड़िया क्षैतिज दिशा में इस प्रकार उड़ती है कि पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है। 2 सेकंड बाद उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। चिड़िया के उड़ने की चाल ज्ञात कीजिए। √3 बराबर 1.732। अब आप ध्यान देंगे, एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है जिसका उन्नयन कोण कितना है भाई 45 डिग्री है। चलिए एक चित्र बनाते हैं। देखिए ए बी क्या है, आप हम बनाएंगे। ये हमारा ए है भाई, ए बी सी। हम इस तरह से ए बी सी, ए सी क्या है एक पेड़ है, ए सी क्या है एक पेड़ है जिसकी ऊंचाई कितनी है भाई 80 मीटर है, जिसकी ऊंचाई 80 मीटर है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 80 मीटर है। और ये क्या कितने डिग्री का कोण बना रहा है भाई 45 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने डिग्री का कोण बना रहा है, एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है, पृथ्वी तल से किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 डिग्री। कितने डिग्री का कोण बना रहा है 45 डिग्री का बना रहा है। चलिए भाई ये हो गया 45 डिग्री का, ठीक है। चलिए 45 डिग्री का हो गया। अब मान लीजिए इसका आधार x है। क्या है आधार में मान लिया x मीटर। क्या मान लिया आधार x मीटर, ठीक है। चलिए अब ध्यान देंगे, अब इससे आगे बढ़ते हैं। चिड़िया क्षैतिज दिशा में, मतलब क्षैतिज दिशा में इस प्रकार उड़ती है कि पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है, मतलब ऊंचाई समान रहेगी। क्या रहेगी, ऊंचाई समान रहेगी। अब 2 सेकंड बाद उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। 2 सेकंड बाद चिड़िया का उन्नयन कोण मतलब बिल्कुल ऐसे ही चलती रहेगी यहां इस तरह से। तो
समान ऊंचाई पर उड़ती है, 2 सेकंड बाद चिड़िया का उन्नयन कोण समान मतलब 30 डिग्री हो जाता है। समान ऊंचाई पर उड़ती है 2 सेकंड बाद, तो कितना हो जाता है चिड़िया का उन्नयन कोण? 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ 30 डिग्री बना लेंगे। क्या हो गया? 30 डिग्री हो जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी कि 80 मीटर। कितनी होगी? 80 मीटर। ये आपको 80 मीटर। तो ए बी सी डी, ये हो गया डी और ई। तो ए बी सी डी ई। ठीक है, क्या है? सबसे पहले देखो, दोबारा समझो। एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है। एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है, जो कितने डिग्री का कोण बना रही है? 45 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है। अब 2 सेकंड बाद समान ऊंचाई पे चिड़िया उड़कर यहां से यहां पहुंच जाती है। ठीक है, तो ऊंचाई कितनी है? समान है, तो इसकी ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी? 80 मीटर हो जाएगी। ठीक है, यह आधार हमने x मीटर मान लिया। अब यहां से यहां तक अगर मैं इसको बढ़ाता हूं, मैं इसको मान लूं y मीटर। ठीक है, ये मैंने y मीटर मान लिया। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो कितना हो जाएगा? x प्लस वाई मीटर। x प्लस वाई मीटर, इसको मैं इस तरह से कर सकता हूं। ये हो गया x प्लस वाई मीटर। चलिए, अब देखिए हम मान लेंगे, यहां लिखिए माना AC एक पेड़ है। AC एक पेड़ है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 80 मीटर है। जिसकी ऊंचाई 80 मीटर है। जिसकी ऊंचाई कितनी है? 80 मीटर है। अब आप चित्र से देखिए, समझिए। AC बराबर क्या है भाई? AC बराबर है DE। AC बराबर DE, ये किसके बराबर है? 80 मीटर। 80 मीटर। ठीक है, अब BC बराबर है CE। BC बराबर क्या है भाई? x मीटर। BC बराबर x मीटर और CE बराबर है y मीटर। CE बराबर है y मीटर। चलिए, अब हमें क्या करना है? हम लेंगे त्रिभुज ABC में। तो यहां देखिए, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में tan 45 है 80/x। tan 45 मतलब tan थीटा बराबर, ये हो गया लंब बटे आधार है ना, लंब बटे आधार होता है tan थीटा। तो tan 45 बराबर h/x। तो 80/x, tan 45 का मान हो गया जी 1। तो 80/x, तो x बराबर 80। x बराबर 80 हो गया। x का मान कितना हो गया? 80 मीटर। x बराबर 80 मीटर। ठीक है, चलिए, अब त्रिभुज ABC हो गया। अब त्रिभुज ले लिए DBE में। तो देखिए, समकोण त्रिभुज DBE में, समकोण त्रिभुज DBE में तो रखिए tan 30 बराबर 80 बटे, क्योंकि लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार x प्लस वाई। tan 30 का मान 1/√3। 1/√3 80/x प्लस वाई। 80/x प्लस वाई, इसकी से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया x प्लस वाई बराबर 80√3। 80√3। ठीक है, इसको आप समीकरण नंबर फर्स्ट मान सकते थे, इसको आप सेकंड मान लेंगे। तो सेकंड में आप क्या करेंगे? यहां रखिए, यहां क्या करेंगे? x का मान रखिए, यहां रखेंगे x बराबर 80। x बराबर 80 किस में रखेंगे? सेकंड में। तो यहां रखिए आप x का मान रख लीजिए आप 80 प्लस वाई बराबर 80√3। ठीक है, अब y बराबर 80√3 और माइनस का 80। ठीक है, तो y बराबर किसके हो गया भाई? y बराबर हो गया जी 80, मैंने कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1। तो y बराबर 80, √3 का मान क्या है? 1.732 माइनस 1।
1.732 माइनस 1। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाते हैं। तो y बराबर 80, 1.732 में से 1 घटा दूंगा तो 0.732 बचेगा। 732 दशमलव हटा के नीचे 3 जीरो लगा दी, 1 2 3, एक जीरो से एक जीरो काट दी। तो y बराबर, चलिए इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 8 की, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, हासिल लगाए 8 से 24 और 1 25। ठीक है, हासिल लग गया 2, 8 7 56 और 2 58। तो 58/56/100, 100 से मैं इसको भाग दूंगा तो y बराबर किसके हो गया 58.56 मीटर। ठीक है, 58.56 मीटर हो गया, y का मान इतना हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, इसको मुझे थोड़ा रफ करना पड़ेगा। ठीक है, ये मतलब यहां से यहां पहुंचा, x और y के मान हमने निकाल लिए। अभी अगर चिड़िया के उड़ने की चाल ज्ञात कीजिए तो यहां लिखेंगे, इसको मुझे रफ करना पड़ेगा भाई। चिड़िया के उड़ने की चाल, चिड़िया के उड़ने की चाल लीजिए, चिड़िया के उड़ने की चाल, चिड़िया के उड़ने की चाल। अब चाल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब दूरी कितनी है भाई, दूरी है 58.56, 58.56 मीटर। समय कितना है भाई, समय है जी 2, समय है 2। इससे मैं इसको भाग दूंगा 58 से हो जाएगा 29.28 मीटर, 29.28 मीटर। ये चिड़िया के उड़ने की चाल है, चिड़िया के उड़ने की चाल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का घेर पूरा कंप्लीट हो गया। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 पूरे कंप्लीट पढ़ लिए। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, आशा है जितना आज आपको पढ़ाया है वो समझ आया होगा। यदि मेरे द्वारा पढ़ाने में आपको कोई बेनिफिट हो रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपनी अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहे। और अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।